नमस्कार विद्यार्थियों। बात करी जाए अगर फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की, तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग ये आजकल के एक ऐसा सब्जेक्ट हो चुका है जो कि सिलेक्शन सब्जेक्ट में माना जा रहा है, जो कि सक्सेस रेट के अंदर माना जा रहा है। इसके कंसेप्ट जिसके क्लियर नहीं है, उसका सिलेक्शन रुकना भी स्वाभाविक देखा जा रहा है। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की थ्योरी एंड अप्लाइड क्वेश्चंस एक दूसरे से अलग जा रहे हैं। स्टूडेंट पढ़ते कुछ और है, क्वेश्चन के अंदर कुछ और आता है। ये सब कमियां अपन को फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के सब्जेक्ट्स के अंदर देखने को कई बार देखने को मिलती है। लेकिन मैं जब भी अपने विद्यार्थियों को पढ़ाना शुरू करता हूं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में, पहले ही माइंड मैपिंग करवा देता हूं बच्चों को कि आप लोगों को मेरे थ्रू फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग को एक सिस्टम से, एक अलग प्रकार से पढ़ने की जरूरत है। हमारी नॉर्सेट की अथॉरिटी बॉडी दिल्ली एम्स है, और दिल्ली एम्स जब स्टाफ रिक्रूट करेगा तो डेफिनेटली ये चाहेगा कि उसका जो स्टाफ है वो वेल ट्रेंड हो, मैकेनिकल वेंटिलेटर के ऊपर, एनेस्थेटिक मशीन्स के ऊपर, एनेस्थीसिया स्टेजेस के ऊपर। तो वो वार्ड के अंदर वर्क करके एक सकुशल व्यक्ति को रिक्रूट करना चाहेगा, और इसी बेस पे मैं अपनी थ्योरी को प्रिपेयर करवाता हूँ। और बात करें अगर नॉर्सेट 2024 के अंदर, तो हमने जिस प्रकार से मेहनत करी, जिस कंसेप्टों को हमने तैयार किया, जिस टाइम ड्यूरेशन के अंदर हमने अपने कंसेप्टों को तैयार किया, वो बाकायदा ज़ाहिर बात है कि वो आपको देखने को जरूर मिले। अगर मैं बात करने की कोशिश करूं आप लोगों से फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के, मैं कई बार बच्चों को बोलता हूं, ऑफलाइन ऑनलाइन एमसीक्यू बैच सबके अंदर एक बात बोलता हूं कि इसको फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग को वाइटल साइंस से तुलना ज्यादा मत करो। हालांकि वाइटल साइंस के अंदर मैंने आप लोगों को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, टेम्परेचर का, पल्स का, रेस्पिरेशन का सब कुछ पढ़ाया है, लेकिन पढ़ाई का सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो चुका है। उस चीज को स्वीकार करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आप लोग नवाचार को अपनाओगे तो डेफिनेटली आप लोग का सिलेक्शन होगा, और अगर आप पुराने मैटर के ऊपर चलते रहेंगे तो डेफिनेटली दिक्कत आएगी। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस इनिशियली करना जरूरी है। मैं हर बार कहता हूं, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस कवर करने के बाद में आप लोगों को ट्यूब्स के अंदर एनजी, टीटी, ईटी, बीटी, यूटी, ये सारी की सारी जो ट्यूब्स होती है, इनके बारे में कवरेशन पूरा जरूरी होता है। इमरजेंसी ड्रग्स के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोगों को एनेस्थेटिक स्टेजेस के बारे में पता होना चाहिए, रास स्केल के बारे में पता होनी चाहिए, जो कि हम लोग यूजुअली पढ़ाते भी हैं। सेंट्रल लाइन के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। सेंट्रल लाइन के बारे में मैंने एक कंसेप्ट बनाए और आप लोगों को अप्लाइड किए, और किस्मत से बहुत क्वेश्चन अपन के मिले भी। मैं सब ये बोलता हूं कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आप लोग हमारे संग में जोड़ रहे हैं, तो डेफिनेटली सिलेक्शन जरूर होगा। इन्हीं में कुछ बातें करने की कोशिश करें आप लोग के सामने। तो ये मैंने आप लोग के सामने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर सेंट्रल लाइन के बारे में बताया था। सेंट्रल लाइन का मैंने फ्लश मेथड बताया आप लोग को। जब आप कॉर्डिस मतलब सिंगल ल्यूमन को यूज करते हैं, तो उसकी सबसे बड़ी कमी होती है कि यहां पर आप लोगों को रेगुलरली 30 ml पर आवर के हिसाब से फ्लश करना पड़ेगा। लेकिन 3 ल्यूमन की बात करें, 3 ल्यूमन में तो आपको पर आवरली पर आपके सामने क्लियर कट मेंशन है कि आपको जैसे आप ड्यूटी पे आते हैं उस हिसाब से आप लोग फ्लश करना है, या फिर बात करने की कोशिश करें 12 आवरली बीडी करना है, या फिर अगर वो ऑप्शन नहीं है तो 24 आवर में आप लोग को फ्लश करना है। फ्लश करने के लिए आपको 1:1 रेशियो, मतलब 50% आपको एनएस लेना पड़ेगा, 50% आपको हेपेरिन लेना पड़ेगा। पोर्ट के बारे में अगर हम बात करने की कोशिश करें, पोर्ट मैंने आप लोगों को क्लियर कट बताए थे। यहां पर आपको 1 2 3 बताया, लॉन्ग पोर्ट बताया, मिडिल पोर्ट बताया, शॉर्ट पोर्ट बताया। अगर बात करें प्रॉक्सिमल, डिस्टल और मिडिल की, तो जो इंजर्शन साइड के पास में था वो आपके पास में हो गया प्रॉक्सिमल, जो इंजर्शन साइड से दूर था वो आपके पास में हो गया डिस्टल। तो ये सारे के सारे कंसेप्ट मैंने आप लोगों को बाकायदा सब कंसेप्ट बताइए। आपको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस में स्टार्टिंग से कहता रहा हूं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ये मैं अपनी क्लासेस में कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस थ्योरेटिकल सेशन पे पढ़ाता हूं। यहां से आप लोगों का नींव मजबूत होता है, एमएसएन क्लियर होता है, और डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं। इस बार आप मान लीजिए चाहे तो कम क्वेश्चन आए इलेक्ट्रोलाइट्स में से, तो विश्वास करेगा पिछले वाले के अंदर आप देख ही चुके हैं 7 से 8 क्वेश्चन आए थे, और अगले वाले एग्जाम में भी आपको 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पोटेशियम ज्यादा आ रहा है, कैल्शियम ज्यादा आ रहा है, हो सकता है सोडियम आ जाए, हो सकता है फास्फोरस ज्यादा रोल लेकर के आ जाए। तो इलेक्ट्रोलाइट्स आप लोगों को एक ताकत देता है, जिसके साथ में आप लोग जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर के संग में कम्युनिकेशन मेंटेन कर सकते हैं। कहीं पर भी आप लोगों की नॉलेज की कमी नहीं होगी। संग में आप लोगों को एग्जाम में डेफिनेटली पेपर में देखने को मिलता है। इन्हीं बेस के आधार पर कुछ कैल्सिटोनिन्स के रोल्स बताए थे, और भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको एमएसएन ढंग से समझनी है, वाई कंसेप्ट को क्लियर करना है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस आर मस्ट एसेंशियल, मेरे को ऐसा लगता है। अगर बात करने की कोशिश करें, आपको अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने कंपेंसेशन, विदाउट कंपेंसेशन और पार्शियल कंपेंसेशन के अंदर क्लियर किया था
कि कंपेंसेशन के अंदर आपको एक बात याद रखनी, 7.35 से 7.45 पीएच जाएगी। अगर बात करें कि अनकंपेंसेशन, तो अनकंपेंसेशन के अंदर आपको एक चीज नॉर्मल होगी, दो चीज क्या होगी, एबनॉर्मल होगी। और अगर बात करें पार्शियल के अंदर, तो तीनों चीजें क्या हो जाएंगी आपके पास में, एबनॉर्मल हो जाएगी। यहां पर मैंने आप लोगों को बताया, मैंने अपनी क्लासेस के अंदर, यूट्यूब क्लास के अंदर, ऑफलाइन क्लास के अंदर, टेस्ट सीरीज, जो भी टेस्ट एमसीक्यू बैच है, टारगेट बैच है, इसके अंदर मैंने आप लोगों को ऑरोफेरेंजियल एयरवे, नासोफेरेंजियल एयरवेज के बारे में बताया, गुडेल्स के बारे में बताया, साइज बताई, आप लोगों को पूरी तरीके से इन चीजों को कंसेप्ट क्लियर करवाया, सभी प्रकार के एयरवेज किस कंडीशन में यूज में लेते हैं। जब पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट होता है, कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लोगों को लैरिंग्स तक आपको एयरवे को मेंटेन करना है 6 से 8 घंटे के लिए। इसके अंदर आप लोगों को मैंने कई प्रकार के एयरवेज बताए थे, फर्स्ट जनरेशन का, सेकंड जनरेशन का, थर्ड जनरेशन का। नासोफेरेंजियल एयरवे बताया, ऑरोफेरेंजियल एयरवे बताया। नासोफेरेंजियल एयरवे में स्पष्ट एक लाइन लिखवाई है आप लोगों को कि स्कल बोन फ्रैक्चर के अंदर ये कॉन्ट्राइंडिकेट होता है, तो ये आप लोगों को याद रखना है, इसके अलावा कुछ नहीं। आपको स्टेजेस बताई, स्टेजेस इस बार नहीं आई, पिछली बार आई। तो ये इनके फेवरेट पॉइंट्स होते हैं जो कि आपसे पूछे जाते हैं। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के लेटेस्ट गाइडलाइन के आधार पे आप लोगों को पता है, कई सारी संख्या में मैंने स्टूडेंटों को, मैंने कई सारे बैचेस के अंदर सीपीआर को बताया। सीपीआर एकदम लेटेस्ट अपडेट था जब मैंने आप लोगों को पढ़ाना शुरू किया, एकदम लेटेस्ट था। इसके अंदर मैंने आपको एसीएलएस, बीएलएस, चाइल्ड, हर कंडीशंस में आपको सीपीआर की सीक्वेंसेस समझाई। मैंने आपको फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन सब्जेक्ट्स के बारे में समझाया। मैंने आपको चेस्ट मैन्यूअर बताया, हेड टिल्ट मैन्यूअर बताया, एब्डोमिनल थ्रस्ट मैन्यूअर बताया, इन्फेंट के अंदर मैन्यूअर बताया। और फाइनली अगर बात करने की कोशिश करें तो डिफिब्रिलेटर के कंसेप्ट को मैंने बताया। और डिफिब्रिलेटर के अंदर दो चीजें बताई कि डिफिब्रिलेटर का एक तो सीक्वेंस आप लोगों से पूछा जाता है, और दूसरे नंबर पे मैंने आप लोगों को बताया कि शॉकेबल रिदम और अनशॉकेबल रिदम में से पहचान करके देखिएगा कि डिफिब्रिलेटर किसके अंदर यूज करेंगे। मैंने आपको ये 2-3 चीजें जो एक एक माइन्यूट पॉइंट पे बताई, वो वहीं पे, न केवल नॉर्सेट के अंदर, इससे पहले जो DSSB का भी कुछ डेट अभी जो चल रहे हैं एग्जाम, उसके अंदर भी आपको ये कंसेप्ट देखने को मिले थे। तो ये आपका शॉकेबल अनशॉकेबल रिदम हुआ। आपको क्रिक्वायर्ड मैन्यूअर के मैंने स्पष्ट बोला था, क्रिक्वायर्ड मैन्यूअर का आप खूब ढंग से पढ़ लीजिए, स्पष्ट क्लास के अंदर बोल रखा था। वीडियो को आप टाइम डेट के ऊपर फिक्स कर लीजिएगा। मैंने स्पष्ट क्लास के अंदर बोल रखा था, रिक्वायर्ड मैन्यूअर के बेसिक कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। आपको इस प्रकार से उंगली को, आपको ईसोफेगस को क्लोज करना है, ट्राइचा को ओपन नहीं करना है। और इसके ऊपर क्वेश्चन एमसीक्यू को घुमाता हुआ आएगा और आप बीट हो सकते हैं। तो मेरे कंसेप्ट को याद रखिएगा, तभी जाकर के आप लोगों का वो क्वेश्चन क्लियर होगा। और वही चीज आपके सामने देखने को भी मिली थी। बात करें अगर आपके सामने, तो यहां पर आपके सामने सीपीआर के अंदर, इन्फेंट के अंदर मिनिमम पूछे, कई सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए थे। मैंने आप लोगों को स्पष्ट बताया था कि एनजी ट्यूब के बारे में डिस्क्लोज्ड, टीटी ट्यूब के बारे में डिस्क्लोज कंडीशन के क्वेश्चंस आते हैं। एज इट इज आप लोगों के क्वेश्चंस आपको जो एमसीक्यू बैच के अंदर बताए गए थे, वो आपको एज इट इज थोड़े से, मैं ये नहीं कहता एज इट इज, मैं ये कहता हूं कि थोड़े से अर्थ, भावार्थ को लेते हुए आप लोगों को, मतलब मैंने आप लोगों को वहां तक तो पहुंचाया था इस वाले क्वेश्चन के अंदर, बाकी में तो एज इट इज मिल रहे हैं। बाकी में तो ये बोले अपने वहां तक तो पहुंचाया, एमसीक्यू चेंज हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन लीडिंग करा हमने, क्योंकि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर डेली नए कंसेप्ट बनते हैं, ये आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है। और आपको इन कंसेप्टों को अपनाना पड़ेगा, नवाचार को अपनाना पड़ेगा, तभी जाकर के आप लोग फतेह हासिल कर सकते हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के ऊपर। डेली नए कंसेप्ट आ रहे हैं। प्रीलिम्स की तैयारी का अलग कंसेप्ट होता है, मेंस की तैयारी के अंदर आप लोगों का अलग कंसेप्ट होता है, थ्योरेटिकल बेस्ड अलग होता है। सीपीआर आप लोग वही पढ़ते आ रहे थे, और मैं हमेशा आप लोगों को अभी जो लेटेस्ट 6 महीने के अंदर एएचए की गाइडलाइन के हिसाब से मैंने 8 या 10 बैचेस पढ़ाए। इन सब के अंदर मैंने आप लोगों को ऑफलाइन से ऑनलाइन के अंदर एएचए की गाइडलाइन पूरी क्लियर करी। मैंने आप लोगों के सामने एनजी ट्यूब के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, डिस्क्लोज्ड होने से लेकर के, कटिंग गॉस्बी से लेकर के, और ट्रैकेस्टोमी केयर से लेकर के, ट्रैकेस्टोमी सक्शनिंग से लेकर के, ईटी की साइज से लेकर के, ईटी सक्शनिंग के ऊपर पॉइंट लेकर के, ईटी इंटू 2 -2, ईटी इंटू 3/2, ये जितने भी कंसेप्ट बनते हैं, ये सारे के सारे, टीटी का डिस्क्लोज्ड होना, ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग के सामने मैंने क्लियर करवाए थे। और मुझे को खुशी है इस चीज की कि आप लोग वहां तक पहुंचे जहां तक मेरा आप लोग को समझाने का मन था। क्लैप्सी, कलीसा कंसेप्ट आप लोग के सामने क्लियर था। आपको 2 घंटे के कंसेप्ट सारे के सारे बताए थे। आपको मैंने पार्शियल रिब्रीथिंग, जिसमें बैग मास्क होता है टोटल ओवरऑल, उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ये सब चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी। तो इन्हीं चीजों के आधार पे मैंने एक ओवरऑल बताया कि मैं मेरे स्टूडेंट जो हमने मेहनत करी पूरी तरीके से, वो हमको
आप लोगों को सक्सेस पहुंचाने में बड़ा ही योगदान करी। बच्चों के कई सारे मैसेजेस आए, बच्चों ने बोला जो पढ़ाया आप लोगों का वो सर सुपर एक्सीलेंट था। मैं भी आप लोगों से ये कहना चाहता हूं, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग डिफरेंट सब्जेक्ट बन चुका है। अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग वो नहीं है जो आप लोग सोचते हैं। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग वो है जो एग्जामिनर सोच रहा है, और आज की डेट पे एग्जामिनर ये सोच रहा है कि मेरा जो स्टूडेंट हो वो वेल स्किल स्टूडेंट हो। तो यहां पर आप लोगों को माइन्यूट चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। और मैं हमेशा कहता रहा हूं कि मेरा पढ़ाने का सिस्टम जरूर अलग होगा, लेकिन पेपर के अंदर आप लोगों को ऐसा मिलेगा कि आपका मेंटर, आपका टीचर, आपका बड़ा भाई आपका हाथ पकड़ के बोल रहा है कि इस आंसर को कर। और ये चीज मैंने आपको प्रूफ भी करके दिखाई अपनी मेहनत और आपके विश्वास के ऊपर। तो आप बात करने की कोशिश करें इसी चीज के लिए। आप लोगों के सामने उत्कर्ष के 22वें स्थापना दिवस में रामबाग 2.0 नॉर्सेट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है 10,000 रुपीज के अंदर। 22 एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ में मिल रहा है, और जिसकी डेट्स भी अपडेटेड कर दी गई हैं ऑन डिमांड ऑफ स्टूडेंटों की डिमांड के ऊपर इस डेट को एक्सटेंड किया गया है। तो डोंट मिस द चांस। जो बैच लेना है वो डेफिनेटली लीजिएगा, क्योंकि बात है समय की और बात है आप लोगों के सही निर्णय की। आपका सही निर्णय क्या कह रहा है कि आप लोगों को क्या पसंद है और आपको क्या सिलेक्शन दिलवा सकता है। वहां पर आप पैसे का मैटर कर रहे हैं, तो हमारा जो उत्कर्ष है वो आप लोगों के स्टूडेंट की बिल्कुल डिमांड के आधार पे ही ये कोर्सेज लॉन्च करता है, और उसके अंदर भी आप लोगों के लिए स्पेशल भारी डिस्काउंट भी दिया गया है। तो यहां पर आप लोग के लिए रामबाग 2.0 नॉर्सेट 10,000 रुपीज के अंदर है, नॉर्सेट 8 टारगेट बैच 5,000 रुपीज के अंदर है, RRB 2024 2.0 नर्सिंग ऑफिसर सुपरिटेंडेंट का बैच 4,000 रुपीज के अंदर है, और इसके लिए कूपन कोड अप्लाई करना है UC22। वो भी उत्कर्ष के स्थापना दिवस के ऑफर में डेट एक्सटेंड कर दिया गया है 22 सितंबर तक 22% अतिरिक्त डिस्काउंट के साथ में। तो इसी के साथ में अब आप लोगों से विदा। जय हिंद, जय भारत।